बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई के रोल पर। आज की क्लास में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी यानी भूगोल के आज हम यूनिट जो है 7 को कंप्लीट करा रहे हैं। यूनिट आपके 7 में जितने भी आपके क्वेश्चन हैं मैं सारे के सारे क्वेश्चन कराए दे रहा हूं। इसकी प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है। यदि आप मेरा वीडियो जो है देर में देख रहे हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। आप जाकर जो है सारी इसके चैप्टर्स क्लासेस देख सकते हैं। मैं मॉडल पेपर को भी सोल्व करवाता हूँ। एग्जाम से पहले पहले हमारा संपूर्ण पाठ्यक्रम से पूर्ण क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो आता है। यदि आप कोई भी बुक सीरीज वगैरह नहीं लेते हैं तो आप मेरे चैनल के माध्यम से आप बीए की तैयारी बिल्कुल फ्री कर सकते हैं और अपने एग्जाम में अच्छे नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। चलेगा, बहुत ही तेज गति से आज की क्लास के माध्यम से हम यूनिट 7 को कंप्लीट कर रहे हैं। इसलिए जो भी विद्यार्थी चैनल पर यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं इस पर बीए के ऑल सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। पेपर आपका है ज्योग्राफी नहीं भूगोल का। पेपर कहाँ से नेम देख लेना, फिजिकल ज्योग्राफी आपको पढ़ना है, भौतिक भूगोल। तो इसका मैंने जो है 6 यूनिट मैंने कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, 6 यूनिट में मैंने आपको पढ़ाया था कि वायुराशियाँ क्या है, वाताग्र, चक्रवात और प्रति चक्रवात के बारे में आपको बताया था, वर्षा, वर्षा के प्रकार। आज की हमारी जो यूनिट है 7, इसमें आपको पढ़ना है कि महासागरीय तल क्या है और समुद्री तल की जो संरचना, उसका तापमान, सागरीय लवणता किसे कहते हैं, सागरीय जल और तरंगे और ज्वार भाटा किसे कहते हैं, सागरीय निक्षेप, प्रवाल भित्तियाँ क्या हैं और जो है प्रवाल द्वीप क्या। तो इन सभी के बारे में आज हम आज की क्लास के माध्यम से सारे के सारे इसके क्वेश्चन आज हम कंप्लीट कराएंगे। चलेगा, तो सबसे पहले समुद्र तल क्या है इसके बारे में समझ लो। समुद्र तल का अर्थ है कि समुद्र या महासागर की सतह की औसत ऊंचाई, जिसका उपयोग जो है पृथ्वी पर ऊंचाई या गहराई मापने के लिए जो है एक मानक आधार के रूप में किया जाता है। समुद्र तल क्या है? समुद्र तल जो है समुद्र या महासागर की सतह की औसत ऊंचाई है, उसकी क्या है, उसकी औसत जो है ऊंचाई है, जिसका उपयोग करके पृथ्वी पर ऊंचाई गहराई मापने के लिए जो है इसका जो है इसी के माध्यम से पृथ्वी पर हम गहराई और ऊंचाई को जो है मापते हैं इसी के आधार पर। और यह एक ऐसा जो है संदर्भ स्तर है जिससे जो है जमीन और पानी के ऊपर या नीचे की विभिन्न जो ऊंचाइयां हैं उसको जो है मापा जाता है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिख देना है। फिर आपका है कि सागरीय जो है लवणता किसे कहते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनेगा, पिछले 2-3 वर्षों में काफ़ी बार प्रश्न आपका रिपीट हुआ है। सागरीय लवणता किसे कहते हैं? तो यहाँ से प्रोफेसर सविंद्र जी लिखते हैं, ये कहते हैं कि सागरीय जल के भार और उसके घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को हम सागरीय लवणता कहते हैं। मतलब जो है सागरीय जो जल है ठीक है, सागरीय जो जल है, मान लो ये जो है सागरीय जल, सागरीय जल एवं उसमें घुले हुए पदार्थ के अनुपात को, उसमें घुले हुए जो पदार्थ हैं, ठीक है, घुले हुए पदार्थ, तो ये जो घुले पदार्थ, तो ये जो इसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं, इसी के अनुपात को हम सागरीय लवणता कहते हैं। इसी संदर्भ में जो है ओमनी महोदय जी लिखते हैं, ये कहते हैं, इनका कहना है कि समुद्र जल में पाए जाने वाले समस्त लवणों के योग ही जो है उसकी लवणता कहते हैं इसको। फिर यहाँ से 1 ग्राम सागरीय जल में घुलित ठोस पदार्थों की कुल मात्रा को हम सागरीय लवणता के रूप में जो है व्यक्त करते हैं। तो इनकी जो भी परिभाषा आपको अच्छी लगे आपको लिख देना है। ये भी परिभाषा अच्छी है, 1 किलोग्राम सागरीय जो है जल में घुलित जो ठोस पदार्थों की कुल मात्रा को हम सागरीय लवणता कहते हैं। फिर इसकी अगली परिभाषा है, क्योंकि क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि सागरीय जल का तापमान क्या है, क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो सागरीय जल का तापमान जो है सागरीय जल में विद्यमान जो वनस्पति या जीव जगत के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। और इसके साथ ही महासागरीय जल का तापमान जो है समीपीय जो है तटवर्ती जलवायु को भी जो है प्रभावित कर देता है। और जो है सर्वविदित है कि तापमान और ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, सूर्य होता है। और सूर्य के द्वारा जो है ऊर्जा स्थल तथा जल के तापमान को प्रभावित करती है। जल को स्वयं की जो है विशेषता, दिन की अवधि, सूर्य की जो है तिरछी किरणें और पृथ्वी का सूर्य की जो है दूरी तथा जल और जो है वायुमंडल के स्वभाव के कारणों से जो है तापमान पर प्रभाव पड़ता है। और सागरीय जल में भी जो है स्थल की तरह तापमान का क्षैतिज और लंबवत जो है वितरण पाया जाता है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिख देना है, ठीक है। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि तरंग क्या है। महासागरीय तरंगे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो पवन के सतह प्रवाह, पवन का मतलब होता है हवा, हवा का जो प्रवाह होता है, ठीक है, किसी सतह पर या फिर अन्य शक्ति के कारण
जब सागरीय जल में संलयन या गति उत्पन्न होता है, मान लो जब हवा चलती है तो जो सागर का जो जल होता है उसमें एक गति उत्पन्न होती है, ठीक है। हवा जिस ओर चलती, थोड़ा सा पानी आपने देखा होगा उस तरह से आपको प्रतीत होगा कि उस ओर जो है बहने लगा, उस तरफ की पानी जा रहा है। तो इन शक्तियों के प्रभाव से कभी जो है सागरीय जल जो है आगे बढ़ता है और कभी जो है पीछे हटता है। तो वह जो है नदी के जल की तरह जो है अपना स्थान जो है नहीं छोड़ता है, वरन सागरीय जल के आगे बढ़ने और पीछे हटने के सागरीय जल के कण अपने ही स्थान पर वृत्ताकार रूप में संचलन करते हैं, मतलब गति करते हैं। और सागरीय जल के क्रमिक रूप से उठने और गिरने को हम जो है तरंग कहा जाता है। तो इस तरह से आपको जो है लिख देना है, ठीक है। जो सागरीय जल होता है उसका क्रमिक रूप से जो उठने गिरने को जो हम तरंग कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि सागरीय धाराएं क्या होती है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो प्रोफेसर सबीन जी इसकी परिभाषा को भी स्पष्ट किया है। वह कहते हैं कि सागरों में जल की एक निश्चित जो है दिशा होती है। सागर जो होता है महासागर, तो इसमें जल की एक जो है निश्चित दिशा होती है, ठीक। निश्चित दिशा में प्रवाहित होता है और गति करते हैं। तो इसी जो निश्चित दिशा में जब धाराएं होती हैं तो इसी धाराओं को हम इसी दिशा में जो बहती हैं, जो सागर का जल है एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, मतलब बहती हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, धाराएं कहते हैं, ठीक है। और यह जो है ठीक उसी प्रकार जो है सागर में प्रवाहित होती है जिस प्रकार स्थल या नदियाँ जो है प्रभावित होती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि नदियाँ जो है एक ही दिशा में बहती हैं, ठीक है। जिस ओर जो है नीचा पाएंगी, जिस तरह बहने लगी तो उसी ओर बहती जाती हैं, ऊंचे से नीचे की ओर, न कि नीचे से ऊपर की ओर बहती हैं। तो ठीक उसी प्रकार ये भी महासागरीय धाराएं भी होती हैं। धाराएं जो है ज्वार और भाटा सागरीय जल को गति प्रदान करने में सहायक होती हैं। सागरीय धाराएं अनेक जो है आर्थिक जलवायु संबंधी जो है लाभ भी जो है प्रदान करती हैं। धाराओं की गति, उसका आकार, उसकी दिशा के आधार पर जो है धाराओं के कई सारे जो है रूप होते हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ज्वार भाटा किसे कहते हैं। एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आपका रिपीट भी हुआ है। ज्वार भाटा की जब भी बात आती है तो महासागर जल में अनेक जो है प्रकार की गतियाँ होती हैं। महासागर में हमने देखा होगा बहुत सारी गतियाँ होती हैं, ठीक है। उसमें जो है पानी कभी आगे आता है, कभी पीछे जाता है, कि काफ़ी ऊंचा उठता है, नीचे गिरता है। तो इस तरह से बहुत सारी अनेक जो है गतियाँ होती हैं जो है महासागर में, जिसमें जो है ज्वार भाटा का अपना जो है अलग महत्व है, क्योंकि इसके द्वारा जो है सागर का समस्त जल प्रभावित होता है। और सामान्य तौर पर माना जाता है कि सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने और आगे बढ़ने को हम ज्वार, ठीक है। समुद्र का जो जल होता है उसको ऊपर उठने और आगे जो बढ़ता है, जल ऊपर उठता है, तो ऊपर उठने को हम क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। और जब समुद्र का जल ऊपर उठ के जब नीचे गिरता है तो इसको हम भाटा कहते हैं। इतनी सी परिभाषा आपको लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है कि सागरीय जो है महासागरीय निक्षेप किसे कहते हैं। तो अवसादी पदार्थ के जमाव को हम निक्षेप कहते हैं। अवसादी जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, तो ये जो जम जाते हैं, इनका जो जमाव होता है इसी को हम निक्षेप कहते हैं। परंतु जब पदार्थों का जमाव महासागर की तली में होता है तो इसको हम जो है महासागरीय निक्षेप कहते हैं। मतलब जो है जब यही जमाव जब महासागर में होता है तो इसी को हम महासागरीय निक्षेप कहते हैं। महासागरीय निक्षेप जो है असंगठित अवसादी पदार्थों से बने होते हैं। यह पदार्थ जो है महासागर में कई स्रोतों द्वारा प्राप्त होते हैं। अतः प्राप्त स्रोतों, प्राप्त स्थल, स्वभाव, परिवहन, वितरण के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर महासागरीय निक्षेपों का वर्गीकरण जो है किया जाता है। तो इस तरह से इसकी भी परिभाषा आपको बनाकर लिखना है। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, महासागरीय संसाधन क्या है। महासागरीय की सतह से जो है तल पर विद्यमान जैविक और अजैविक तत्वों को, जिनका जो है उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए जो है पूर्ति के लिए करता है। आपने देखा होगा महासागर के द्वारा बहुत सारी आवश्यकताएं होती है, जैविक और अजैविक जो इसमें तत्व होते हैं, तो मनुष्य उसका उपयोग करता है। जैसे कि जो महासागर जल होता है उसमें लोग मछली पकड़ने जाते हैं, और भी ऐसे तत्व होते हैं जिसके माध्यम से अब सागर जो महासागर का चूँकि उसमें लवणता पाई जाती है तो नमक भी उसी से बनाया जाता है, क्योंकि समुद्र का जो जल होता है, ठीक है, वो क्या होता है, खारा होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी इन्हीं के माध्यम से करता है और करेगा। सागरीय संसाधन इसी को हम क्या कहते हैं, जो मनुष्य की आवश्यकताएं इससे पूरी होती तो इसी को हम सागरीय संसाधन कहा जाता है। सागरीय संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि उनका पुनः निर्माण जो है संभव है। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रवाल भित्ति क्या है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है बन सकता है। प्रवाल भित्ति क्या है, आपके एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन जो है रिपीट भी हुआ है। तो प्रवाल भित्ति जो एक समुद्र संरचना है, क्या है, ये समुद्र की एक संरचना है जो लाखों समुद्री जीवों से जो है निर्मित होती है। ये जो समुद्री जीव होते हैं इसको जो हम प्रवाल
पॉलिप्स कहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा निर्मित होती हैं और इनके द्वारा बनाए गए कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कंकालों से जो है बनी होती हैं। तो इस तरह से भी लिख सकते, नहीं तो ये भी परिभाषा आप लिख सकते हैं कि प्रवाल महासागर में मिलने वाली चूने की ऐसी चट्टानें होती हैं जो मूंगे या कोरल जो है पॉलिप्स नामक जो सागरीय जो जीव हैं इसके कंकालों से निर्मित होती हैं। महासागर में समूह एक स्थान पर जो है असंख्य मूंगे जो है निवास करते हैं। मतलब जो है महासागर का जो है इसमें एक स्थान पर बहुत सारे जो मूंगे हैं, ठीक, जो पॉलिप्स नामक जो जीव हैं ये निवास करते हैं। और परवाल एक जीव होता है। परवाल क्या है? एक जीव होता है जो अपने चारों ओर चूने का जो है खोल बना लेता है और अपना भोजन जो है सागरीय जल से प्राप्त करता है। ये जो जीव होते हैं, ठीक है, ये जो परवाल होते हैं अपना भोजन किसको बनाते हैं? ये जो है जल से अपना जो है भोजन बनाते हैं, जल के माध्यम से प्राप्त करते हैं अपना भोजन। और परंतु जब एक जो है परवाल मर जाता है, ठीक है, क्योंकि परवाल का पूरा समूह रहता है समुद्र में, जब उसमें से एक परवाल मर जाता है तो उसके जो है खोल के ऊपर दूसरा परवाल जो है अपना जो है खोल बनाने लगता है। एक मर जाता है तो उसी के ऊपर दूसरा अपना खोल बना लेता है और धीरे धीरे एक एक करके अनेक परवाल जो है बढ़ते जाते हैं। तो इस क्रिया को लंबे समय में एक विस्तृत भित्ति बनती है। तो इसी भित्ति को हम परवाल भित्ति कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा आपको लिखना है। ठीक है, आपके समुद्र में क्योंकि जो परवाल भित्ति होती है इसमें जो है कह सकते हैं ये जो है चूने की ऐसी जो है निर्मित चट्टानें होती हैं जो मूंगे जो है पॉलिप्स नामक सागरीय जीव के कंकाल से बनते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपके जो जीव रहते हैं जिसको हम मूंगे कहते हैं या फिर परवाल जो जीव होता है, जब इसमें से एक परवाल जब मर जाता है तो उसका जो घर होता है तो उसी के ऊपर एक दूसरा जो है परवाल जो है अपना घर बना लेता है, उस पर रहता है। ठीक है, और फिर जो दूसरा मर जाता है तो तीसरा उसी के ऊपर जो है कह सकते हो अपना खोल बना लेता है। तो इस तरह से जो है जो खोल बनाता है लंबे समय तक, तो इसी खोल को हम भित्ति कहते हैं। ठीक है, तो इस क्रिया के लंबे समय के एक विस्तृत एक भित्ति बन जाती है, तो इसी भित्ति को हम परवाल भित्ति कहते हैं। इतनी सी परिभाषा आपको लिखना है। फिर है एटाल किसे कहते हैं? एटाल की जब बात आती है तो एटाल जो है जब परवाल भित्ति का आकार जो है घोड़े के नाल या अंगूठे के आकार का हो जाता है तो इसे हम एटाल कहते हैं। अभी मैंने आपको परवाल भित्ति बताया कि परवाल भित्ति जो है का जब आकार घोड़े के नाल या अंगूठी के आकार का जब इसका आकार हो जाता है तो इसी को हम एटाल कहते हैं। क्योंकि परवाल भित्ति कैसे बनती है, इसमें जो जीव होते हैं समुद्री तो वे क्या है घोल बनाते हैं जो कि उसी पर रहते हैं। जब एक जो है जीव मर जाता है परवाल तो उसी के ऊपर दूसरा जीव आता है अपना घोल बना लेता है। तो उसका आकार, ठीक है, उसी का आकार जब घोड़े के नाल या फिर जो अंगूठी के आकार का जब वो नीचे बन जाता है उसका घोल, तो इसी को हम एटाल कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा। और इसका जो है विकास मुख्यतः द्वीप के चारों ओर एक गौड़ रूप से जलमग्न जो है पठार के ऊपर अंडाकार रूप में जो है देखने को मिलता है। इसके भी जो है कई सारे स्थानों पर ज्वारीय प्रवेश जो है मार्ग बने रहते हैं। इस परवाल भित्ति के जो है मध्य में लैगून की स्थिति जो है मिलती है और जिसकी गहराई जो औसतन 50 से 70 जो है ये कह सकते हो फैदम रहती है। एटाल के ऊंचे उठे हुए भाग पर ताड़ और नारियल के वृक्ष जो है मिलते हैं। एटाल लाल सागर, एंटीलीज सागर जो है, जावा सागर, दक्षिणी चीन सागर, ऑस्ट्रेलिया सागर में जो है देखी जा सकते हैं। फूरा जो है फूटी एटाल इसका अच्छा उदाहरण है। एटाल के प्रकार हैं, इसके 3 प्रकार हैं। ठीक है, इसके 3 प्रकार है। एक है ऐसी एटाल जो चारों ओर वलयाकार होती है जिसके मध्य में द्वीप नहीं पाया जाता है। दूसरा प्रकार वह है जो वलयाकार एटाल जिसके मध्य जो है द्वीप पाया जाता है। तीसरा प्रकार है वह एटाल जिसके मध्य जो है द्वीप तो नहीं पाया जाता परंतु उसके बाद जो है तलहट द्वारा इसका निर्माण होता है। तो इस तरह से इनके बारे में आपको लिखना है। इतनी ही आज की हमारी क्लास थी। यूनिट 7 मैंने कंप्लीट करा दिया है। यूनिट आपका जो 8 है इसको भी आज ही हम कंप्लीट करा देंगे। फिर इसके हम मॉडल पेपर को देखेंगे।